नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अकाउंटिंग कोच अमित कुमार। करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं और वो है नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 7, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है हमें। कैश फ्लो, यार नाम से ही पता चल रहा है कैश, यार कैश का फ्लो, क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है। भाई मान लो एक एग्जांपल, मैंने आपको 1,000 रुपये दिए, कैश दे दिया या फिर आपके बैंक में दे दिया मान लेते हैं। अब आपके पास इनफ्लो कितना हुआ है? 1,000 का। अब आप इस 1,000 का इस्तेमाल करेंगे, जहां जहां करेंगे आप वही जब हिसाब मुझे दोगे तो यार ये आउटफ्लो हो गया। तो इनफ्लो और आउटफ्लो यही तो है, और इसी चीज़ को लिखना कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। मैं बोलूँगा यार ये सब एक स्टेटमेंट में लिख के दे दो तो स्टेटमेंट बन जाएगा। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजफुलनेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है और यूजर्स कौन कौन है इसके, डेफिनेशन ऑफ सब इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स एंड इनकम। देखो यहाँ तक तो सब कुछ थ्योरी है, कुछ है ही नहीं। फिर ये ट्रीटमेंट जो है ये सारे के सारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, डिस्क्लोजर रिगार्डिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपोनेंट, रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बस समरी, सारा का सारा जो कुछ भी हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं ना, वो किसी न किसी लॉ के हिसाब से, और वो लॉ है कंपनीज एक्ट 2013 और साथ में एक और मिल गया वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़ो और अपना चीज़ें बना लो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एज पर AS3 रिवाइज करके AS3 में पढ़ाया गया है। तो अब देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का, इससे समझ लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन चीज़ें देखनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है, आपकी सैलरी 50,000 है, तो आप अपनी सैलरी लेके आते हो, 30 दिन आपने काम किया और सैलरी लेके घर आ गए। तो ये जो आपने काम किया ना, ये आपकी मेहनत है, आपने काम किया, काम के बदले आपको सैलरी मिली। तो 30 दिन काम करने के बाद जो आपको 50,000 सैलरी मिली है, वो एक तरीके से मान लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन आपने क्या किया, कुछ कुछ पैसे आप बचाते रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहे, और किसी महीने आपको ज़्यादा बेनिफिट हो गया तो आपने 50,000 की जगह आपने घर वालों को 60,000 दे दिया। तो क्या 60,000 आपकी सैलरी है? नहीं, सैलरी तो 50 है, लेकिन ये जो 10,000 का जो इन्फ्लो हुआ है घर वालों के पास, वो क्यों है? वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो इस 60,000 के दो टुकड़े हो जाएंगे, 50,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, 10,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब आगे चलते हैं। आपने क्या किया, किसी महीने में लोन ले लिया, बैंक से कोई पर्सनल लोन ले लिया, मान लेते 50,000 का लोन ले लिया, और आपने घर में दे दिया 1,10,000 रुपये। तो क्या 1,10,000 जो इन्फ्लो हुआ है वो ऑपरेटिंग का है, इन्वेस्टिंग का, या फाइनेंसिंग का है? ये अलग अलग चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग से तो 50 है क्योंकि आपकी सैलरी 50 है, 10,000 इन्वेस्टिंग से, ये जो 50 है वो जो इन्फ्लो हुआ है ना, वो लोन है, लोन, तो वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। अब इसी चीज़ को इन्होंने लिखा है, एन एंटरप्राइज शुड प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड शुड प्रेजेंट इट फॉर ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट। अब सवाल ये उठता है भाई क्यों बताएं कि अलग अलग। अब मान लो अगर आपने किसी महीने 1,10,000 ला के दे दिया घर वालों को, तो घर वाले कन्फ्यूज हो जाएंगे ना, इसकी सैलरी क्या 1,10,000 हो गई है? तो नहीं, तो आप घर वालों को बताओगे, नहीं नहीं देखो जी पापा, मेरी सैलरी तो 50 ही है, ये मत सोचना अगले महीने भी मैं आपको 1,10,000 दे दूंगा। तो बनाना क्यों जरूरी है, मैंने आपको ये समझा दिया। अगर नहीं बनाओगे तो ऐसे ही हम बिजनेस टर्म में बात करते हैं, कोई कंपनी कहती है कि भैया इनफ्लो हुआ है 5 करोड़ का, ठीक है, लेकिन अगर वो ये ना बताए कि ये 5 करोड़ असेट बेचने से आया है, ये 5 करोड़ मेरे लोन लेने से आए हैं, ये 5 करोड़ मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया है, तो अगर ये ना बताए तो शेयर होल्डर तो मिसलीड हो जाएंगे ना। उनको तो ये लगेगा कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 5 करोड़ का कैश इनफ्लो हुआ है इनके पास। लेकिन जैसे ही सच बताएंगे, भैया ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, ये फाइनेंसिंग, अरे यार कंपनी तो अपना ओरिजिनल काम कर ही नहीं रही है भैया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कब तक पैसा आता रहेगा इनके पास, ये तो रेगुलर इनकम है ही नहीं, ये तो ऑपरेटिंग इनकम है ही नहीं, तो ऐसे बिजनेस में कैसे पैसा लगा दें, सवाल उठेगा। तो इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। समझ में आ गया आपको जरूरत क्या है?
ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं, डेफिनेशन भी जल्दी से। अब मैंने वैसे समझा दिया, अब इसी में वो स्टेटमेंट जो प्रोवाइड कर दे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल चेंजेस, जो भी कैश और कैश, देखो कैश का मतलब कैश नहीं होता है, बैंक भी है इसमें, ठीक है ना। क्लासिफाइंग कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, खत्म कहानी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया तो भैया कंपनी की एबिलिटी शो करती है कि ये कंपनी कहाँ से पैसे कमा रही है, क्या क्या कर पाएगी इन पैसों से। यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है भाई प्लानिंग के लिए। कहाँ से कैश आया, कहाँ यूज हो गया कैश, क्या कैश बैलेंस है, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि भैया कौन सा ऑपरेशन है जहाँ से कैश जनरेट हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश कितना है, सरप्लस कितना है, कितना कैश आया जो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर दिया गया। एज पर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है P&L और बैलेंस शीट के हिसाब से, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपने कॉम्प्लाइंसेस भी कर दी, लॉक हुई। और कैश फ्लो बहुत ही यूजफुल रहती है एबिलिटी जानने के लिए एंटरप्राइज की, ये कैश और कैश इक्विवेलेंट जनरेट कर सकते हैं और ये फ्यूचर में भी कैश फ्लो ला सकते हैं। ये कंपेरेबिलिटी भी इनहेंस करता है कि आगे ये बताने के लिए कंपनी कहाँ जा सकती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के, वही सारी चीज़ें यार, इनफ्लो और आउटफ्लो बता देता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का पता लग जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है समराइज करने में, बहुत सारी लार्ज ट्रांजेक्शन होते हैं उसको समरी फॉर्म में बन जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाता है भाई कंपनी की एबिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म डेट्स चुका सकती है नहीं चुका सकती है, शॉर्ट टर्म के कर्जे कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी हेल्प करता है कि भैया अपनी लॉन्ग टर्म पे डेब्ट कर्जे चुका सकती है नहीं चुका सकती है, डिविडेंड दे सकती नहीं दे सकती कंपनी। अब ये जो कैश है ये भी ये बता देता है कि फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते नहीं ले सकते, फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट हो सकती है नहीं हो सकती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तभी तो पता चलेगा कितना कैश है, कैश फ्लो से ये भी पता चलता है प्रेजेंट ईयर प्रीवियस ईयर में कितना कितना ज़्यादा चेंजेस हो गया है। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर जो पैसा लगाने वाले हैं आपके बीच उनको भी पता लग जाता है यार कंपनी किस तरफ जा रही है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर वो होते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट इन सिचुएशन को भी अवॉइड करने में हेल्प करती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए और कैश ही ना अवेलेबल रहे, ठीक है। तो ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट है। अब आगे देख लेते हैं लिमिटेशन क्या है कैश फ्लो का। भैया ये इग्नोर, सबसे पहला लिमिटेशन तो यही है कि ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता। मतलब मान लो कंपनी रेंट पे चला रहे, रेंट का खर्चा 1 लाख रुपए है, 5 महीने से रेंट दिया नहीं, छठे महीने में रेंट दे दिया, तो छठे महीने का जो कैश फ्लो बनेगा उसमें सारा का सारा रेंट का खर्चा आ जाएगा। क्योंकि ये एक्रूवल बेसिस पे तो है नहीं ना, एक्रूवल बेसिस पे तो हर महीने खर्चा एक्रूव कर रहे हो, लेकिन जब कैश फ्लो बात हो रही है तो ये कैश बेसिस पे बनाया जा रहा है। एक्चुअल में कैश इनफ्लो क्या हुआ, एक्चुअल में कैश आउटफ्लो क्या, ये देख रहे हैं हम यहाँ पे। P&L और कैश फ्लो में ये डिफरेंस है। P&L एक्रूवल बेसिस पे है और कैश फ्लो कैश बेसिस पे है। कितना एक्चुअल में कैश आया और किस वजह से आया मुझे कोई लेना देना नहीं, वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में बांट दो, और किस वजह से गया बस वो लिखना है, ठीक है। तो ये इग्नोर दी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल अकाउंटिंग है। जजिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज, भैया नॉन कैश एक्सपेंसेस तो यहाँ आएंगे ही नहीं। कैश फ्लो से किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाया नहीं जा सकता। कोई कंपनी 1 साल से अपने खर्चे ही नहीं कर रही, अगले साल में दो बार खर्चा कर देगी, तो कैश फ्लो से प्रॉफिटेबिलिटी का पता नहीं चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो रीअरेंज करता है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो हिस्टोरिकल डाटा हो, P&L अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट, तो वेरी डिफिकल्ट है इसके बेस पे फ्यूचर को एंटिसिपेट कर पाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट के पास लिमिटेड स्कोप है, ये सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो का कैश बताता है, बाकी फाइनेंशियल पोजीशन और नॉन कैश आइटम को तो इग्नोर कर देता है यार, तो फिर पोजीशन नहीं बता सकता एक्चुअल। यूजर कौन है कैश फ्लो स्टेटमेंट के, अकाउंटिंग पर्सनल। भैया जो खर्च जो अकाउंटिंग बंदे काम कर रहे हैं उनको ये पता चल जाता है ना कि कौन कौन से खर्चे कवर किए जा सकते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर जो बंदा पैसा लगाना चाहता है उसको पता लगेगा ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हुआ है। पोटेंशियल क्रेडिटर और लेंडर, जो बंदा जिसके साथ आप वेंडर आप कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो आपको गुड्स देगा वो भी तो देखेगा ये बंदा मुझे पैसा दे सकता है नहीं दे सकता, अगर नहीं दे सकता तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉय, भाई एम्प्लॉयज भी देखते हैं कैश फ्लो भी, हाँ ठीक है यार कंपनी के पास कैश जनरेट हो रहा है हमें सैलरी तो ये दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो क्यों जाएंगे ऐसी कंपनी में। ठीक है बहुत सारा प्रॉफिट कर लिया लेकिन कैश ही जनरेट नहीं हुआ, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है यार जब कमा रहे हो प्रॉफिट भी हो रहा है लेकिन कैश ही जनरेट नहीं हो रहा, तो ऐसे प्रॉफिट का क्या लेना देना, ठीक है।
नाउ डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या डेफिनेशन है? कैश का मतलब यहाँ पे साफ साफ बता दिया है। कैश का मतलब जो कैश इन हैंड है, और उसमें बैंक भी आ जाता है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जिसको कभी भी हम कभी भी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश फ्लो आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या, जिसमें कंपनी काम करती है। जनरेटिंग एक्टिविटी, जिस काम को करके कंपनी कमा रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है भैया? अपने असेट को ही बेच दिया, इन असेट में ही इन्वेस्ट कर दिया, वो इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? कि नई नई लोन ले लिया, कैपिटल बढ़ गया, इसकी वजह से पैसा आ गया, या लोन रीपे कर दिया तो पैसा चला गया। ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाती है। चलो आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश में ये भी आ जाता है ऑन हैंड, डिमांड डिपॉजिट एज पर बैंक, ये सारे के सारे कैश में आ जाते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब यही हम बार बार पहले भी देख चुके हैं। चलो आगे चलते हैं। सोर्सेज ऑफ कैश। कैश के सोर्सेज क्या है? कैश फ्रॉम ऑपरेशन, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अपने फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट को बेच देना, लॉन्ग टर्म लोन रेज कर देना बैंक और फाइनेंशियल, और शेयर्स और डिवेंचर को रेज कर देना। यही तो मैंने पहले ही बताया था आपको। अब एप्लीकेशन क्या, ये पैसा आ गया तो पैसा जाएगा कहाँ? प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन कर दी, डिवेंचर को रिडम्पशन कर दिया, फिक्स एसेट परचेज कर लिया, लॉन्ग टर्म लोन को चुका दिया, अपने बायबैक की कर लिया अपने ही शेयर्स, डिविडेंड दे दिया, टैक्स दे दिया, या लॉस हो गया। पैसा भी आ गया, खर्चा भी चला गया, लॉस भी हो गया। तो ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो की क्लासिफिकेशन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भैया कंपनी जिसमें काम कर रही है उसमें काम करने पे कंपनी की एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस असेट में, या इन्वेस्ट असेट को बेच दिया, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आप लिख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बस अब ये फॉर्मेट देख लो। और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। इसमें कोई नहीं सोचना जर्नल एंट्री के बारे में, सिर्फ आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है यार? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है, कोई बात नहीं, ऐड कर दो। इनफ्लो क्या क्या आया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फिक्स असेट आपने भैया, सेल ऑफ फिक्स असेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इंटेजिबल असेट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एट, इससे जो भी पैसा आया वो आपका इनफ्लो है। आउटफ्लो क्या हो जाएगा? जो इसी टाइप के नेचर को खरीदने में अगर आपका लगा है, मटेरियल खरीदने में पैसा लगा दिया तो यहाँ नहीं आएगा। मटेरियल खरीदने में तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है भाई। परचेज ऑफ फिक्स असेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इंटेजिबल, बस बन गया जी। ज़्यादा पैसा आया है, पैसा गया है तो नेट पॉजिटिव है, नेट कैश फॉर्म और यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पैसा कमाया चला जाता गया तो यूज हो गया एक्सेस, खत्म कहानी। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको तो करना ही करना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन ले लिया, लोन दे दिया, प्रेफरेंशियल इशू कर दिया, प्रेफरेंशियल रिडीम कर दिया, ओनर्स का कैपिटल आ गया, ओनर्स को चुका दिया, डिविडेंड पे कर दिया, ये सारे के सारे फाइनेंसिंग है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसका भी बना लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनफ्लो कहाँ से आएगा? अपने शेयर्स इशू कर दिए, डिवेंचर इशू कर दिए, पैसा आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले लिया, लोन ले लिया। ठीक है, अब आउटफ्लो कहाँ जाएगा? डिविडेंड पे कर दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर चुका दिया, लोन पे इंटरेस्ट चुका दिया, लोन की रिपेमेंट हो गई, रिडम्पशन होगी डिवेंचर प्रेफरेंसेस की, ये यहाँ से इनफ्लो हो जाएगा और यहाँ से ये आउटफ्लो हो जाएगा। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा नेट कैश फ्लो और फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सिंपल सी बात है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ऐसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कभी कभी होती है, तो ऐसे को ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? तो यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर क्लासिफाइड अंडर एप्रोप्रिएट एक्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर एंड डिस्क्लोज सेपरेटली इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सेपरेटली बताया जाता है। फॉर एग्जांपल, एनी क्लेम अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी और पेमेंट टू एम्प्लॉय अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट। मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अगर किसी एम्प्लॉय ने ले लिया तो उसको कितना देना पड़ जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी से लोन की क्लेम कितना मिल सकता है, हमें स्टॉक का लॉस हो गया, तो ऐसी ट्रीटमेंट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो जनरली नहीं होती है। बिल्डिंग टूट गया तो इंश्योरेंस कंपनी से मुझे कितना मिल जाएगा। कंपनसेशन रिसीव हो गया गवर्नमेंट से क्योंकि हमें लैंड उन्होंने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, तो ये सब कभी कभी होगा। बाय बैक ऑफ शेयर्स, ये कभी कभी होने वाला है। तो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो इसको हम सेपरेटली दिखाएंगे। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। यार इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड की ट्रीटमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा दो, डिस्क्लोज कर दो सेपरेटली, अलग से दिखा दो।
और कोई अलग सी चीज़ है नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेज ऑन इनकम, अगर हम टैक्स की बात करें तो यहाँ भी क्या है, अरे टैक्स कैश फ्लो और इंडिविजुअल दो भी है, इनको हम क्लासीफाई करेंगे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। टैक्स कैश फ्लो इज क्लासीफाइड इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, दोनों में कहीं भी कर सकते हो आप, सेपरेटली इसको बता सकते हो। कैपिटल गेन ये सब कंपनी ने टैक्स पे कर दिया। नाउ नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स है डू नॉट रिक्वायर टू यूज कैश और कैश शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं क्योंकि नाम में आ गया नॉन कैश। ठीक है। नाउ डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग कैश एंड कैश है, क्यों भैया किसके AS3 ने बोल दिया ऐसे ऐसे डिक्लेयर कर दो, ये सब थ्योरेटिकल चीज़ है, आप इसको भूल जाओ। Now illustration 1, ABC Limited gives the detail of the following transactions. Identify that which transaction shall fall, कौन सी ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी, कौन सी ट्रांजेक्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी, कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल एक्टिविटी। बस आपको फाइंड आउट करना है और आपका सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही आसान है। डिविडेंड पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वेजेस पेड टू वर्कर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपको हमेशा देना पड़ेगा। इशू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स पेड फाइनेंसिंग में कर दो या इन्वेस्टिंग में कर दो, ज़्यादा रहेगा ये फाइनेंसिंग में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि आप नॉर्मली बिजनेस में बेचोगे ना माल को, गुड्स को। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ गुडविल ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप देख लो। अब चलते हैं इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन कंपेरेटिव बैलेंस शीट, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए एडिशनल, बस बहुत हो गया। नाउ रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब आ गई बात ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे करें फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जी ये देखो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, थोड़ा सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी केस में आपको समझना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, टैक्सेशन से पहले का जो भी आया है वो ले लो और आप उसमें ऐड करोगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बनाने के लिए ना आपको P&L का नेट प्रॉफिट दे देंगे कि भैया P&L में तो ये नेट प्रॉफिट है, अब तुम इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो, तो भैया P&L में क्या है, डेप्रिसिएशन भी आ रहा है, ये तो कैश में जाता ही नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सब आपने डेप उसमें ले रखा है नॉर्मल P&L में, ये सब ऐड कर दोगे। फिर लेस क्या कर दोगे, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन, ये सब लेस कर दोगे, क्योंकि ये आपने P&L में इनकम में ले रखा है ना, जबकि ये है ही नहीं, ऑपरेटिंग इनकम है नहीं, इसलिए आप लेस कर दो। और ऊपर के ये जितने खर्चे हैं वो आपने P&L में खर्चे में ले रखे हैं, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो इसलिए आप ऐड कर दो, ये लेस कर दो। तो जो भी आएगी एडजस्टमेंट, उसके बाद डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट में अगर डिक्रीज है तो ऐड कर दो, लाइबिलिटी में इंक्रीज है तो ऐड कर दो, और करंट एसेट में घट रहा है, मतलब करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है और करंट लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो ये लेस कर दो। तो जो भी आएगा वो आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद इनकम टैक्स पे कर दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का लेस प्लस और माइनस करना, फिर वो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस तरीके से कैश फ्लो पूरा बन जाता है। नाउ कैश क्लोजिंग कैश एंड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट, ये सब क्लोजिंग हो जाएगा। अगर कोई बैंक ड्राफ्ट है तो वो लेस कर देंगे, ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। ओपनिंग भी ऐड कर दो, उसमें लेस कर दो, और क्लोजिंग भी ऐड कर दो। तो इस तरीके से आप बना सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, और बहुत ही इजी है। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो अगर नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट ले लो, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, फिर ऐड कर दो ये सारे के सारे, ट्रांसफर टू रिजर्व प्रोविजन, प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और लेस कर दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये सारे के सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो आपका ये आ जाएगा। ये इलस्ट्रेशन 2 है, बैलेंस शीट का ये पार्ट दे दिया, फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन, बैंक, अदर करंट लायबिलिटी, ट्रांजेक्शन आपको ये सारे के सारे दे दिए हैं। अब ये कहते हैं कि क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताओ, तो यहाँ पे देखो ना, ये 3,50,000 आपको दे दिया है ना, और आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, भैया 3,50,000 में ये 3 लाख तो आप ऐड कर दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने घटा दिया ना इसमें। ये ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि इससे कैश नहीं गया कंपनी का, तो आप 3,50,000 में 3 लाख ऐड कर दो। फिर ये क्या कह रहे हैं, कंपनी एक्वायर फिक्स एसेट कॉस्टिंग 5 लाख, ओके, सेलिंग वन मशीन 1,40,000 कॉस्टिंग 3 लाख, डेप्रिसिएशन अमाउंट 1,80,000 है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक ही है,
तो नेट प्रॉफिट 3,50,000, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, लेस नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी को यहाँ से आप घटा दोगे क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये यहाँ आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये और ऐड कर दो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, वहाँ पे ऊपर फॉर्मेट में दिया गया था ना, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो ऐड कर दो, और करंट असेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो लेस कर दो, फिर ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चेंजेस इन करंट असेट एंड लाइबिलिटी, ये ऊपर उन्होंने बताया था कि प्लस माइनस, वो थोड़ा सा याद कर लेना आप। ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट है, ये छोड़ दो। अब इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है ऐसा समझाने वाला, आप बस इसके फॉर्मेट पे वर्क करना। यहाँ से आप देख लेते हैं एक बार फाइनल क्लोजर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, Ind AS 7, applicability, applies all entity, presentation of statement of cash flow, operating activity, direct method, indirect method, investing activity और financing activity. Investing activity में other points in presentation representing cash flow on net basis, foreign currency cash flow, tax on income, investing in subsidiary or non-cash, और additional disclosure है cash equivalent not available for use, major non-cash transaction, detail of cash and cash equivalent, voluntary disclosure। तो 3 एक्टिविटी में बांटने को ही बेसिकली कैश फ्लो है, इसकी ज़रूरत क्या है वो सब हम आपको बता चुके हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है। आप 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना और इसको बनाने की कोशिश करना, इस लेक्चर को 1 से 2 बार देख लेना, और 100% मैं कह सकता हूँ आप इस चैप्टर को अटेम्प्ट कर सकते हो, और इसके क्वेश्चन को तो ज़रूर करना ही करना है, क्योंकि जनरल एंट्री नहीं है, सोचना नहीं है, फॉर्मेट डिफाइन है और उसके हिसाब से किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 8, 9, 10, और ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अमलगमेशन ऑफ लिमिटेड कंपनीज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।